जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं नवीन स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार टेस्ट करो में। तो एक बार सभी जल्दी से आ जाएंगे। जैसे कि आपको पता है डेली सुबह 7:30 बजे मैं लेके आता हूं आपके सामने डेली की करंट अफेयर। और जैसे कि आपको पता है आज है हमारा भैया कितना 22 अप्रैल, और 22 अप्रैल के जितने भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे उनके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं विद स्टैटिक जीके के साथ, विद डिटेल के साथ। ठीक है, तो एक बार सभी जल्दी से आ जाएंगे और ज्वाइन करेंगे अपनी क्लास को, और उसके बाद हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है भैया, तो राधे राधे सभी के लिए, वेरी गुड मॉर्निंग, जय हिंद और वंदे मातरम। ठीक है, तो आ जाएंगे एक बार सभी जल्दी से ज्वाइन करेंगे अपनी क्लास को। और उससे पहले मैं 2 मिनट आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो उसके साथ परीक्षा के साथ हमें क्या होता है कि परीक्षा से पहले खुद को जांचने के लिए हमें जरूरत पड़ती है अच्छे मॉक टेस्टों की। भैया किसकी? अच्छे मॉक टेस्टों की। तो इसीलिए आपको टेस्ट करो लेके आता है भैया अच्छे मॉक टेस्ट विद डिटेल के साथ, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट। तो एक बार बात करेंगे क्या क्या मिलता है आपको टेस्ट करो में। तो टेस्ट करो में भैया टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराई जाती है विद सॉल्यूशन के साथ। किसके साथ? विद सॉल्यूशन के साथ टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड कराई जाती है। उसके बाद इसमें दिए जाते हैं आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट के साथ आपको चैप्टर वाइज टेस्ट दिए जाते हैं, और आपको डेली क्यूज दिए जाते हैं, और डेली क्यूज के साथ आपको डेली करंट अफेयर, बिल्कुल अपडेट करंट अफेयर आपको इसमें प्रोवाइड कराया जाता है। तो अगर एक बार इस पर आप विजिट करोगे जाकर, तो कहीं ना कहीं आपको नई चीजें देखने मिलेंगी। और जो ये टेस्ट सीरीज हैं बिल्कुल 100% जो लेटेस्ट पैटर्न आ रहा है आपका एग्जामों में, उसके साथ आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। ठीक है, तो एक बार सभी जल्दी से क्लास को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और अपने दोस्तों को बता देंगे कि भैया क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो जल्दी से आएंगे सभी, एक बार ज्वाइन करेंगे, उसके बाद चलते हैं क्लास की तरफ, कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास को। चलें सर, आवाज आ रही है नहीं? चलेंगे आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन क्या है हमारा सभी पढ़ेंगे और उसका आंसर भी करेंगे। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम की दृष्टि से हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पढ़ेंगे पहला क्वेश्चन और सभी आंसर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्या कहता है पहला क्वेश्चन? तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि कौन होंगे भारत के नए नौसेना प्रमुख। तो हाल ही में जो हमारी नौसेना होती है, जिसे हम नेवी बोलते हैं भैया, क्या बोलते हैं? नेवी बोलते हैं। उसके जो प्रमुख होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं, जिन्हें हम हेड बोलते हैं, उनको आपका चेंज कर दिया गया है। तो आपको इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि नौसेना के अगले प्रमुख कौन होंगे। ठीक है, यहां पर आंसर है जगदीश पवाडिया, दिनेश कुमार त्रिपाठी, हरिंदर सिंह और मनोज पांडा। तो जल्दी से आपको अपना आंसर बताना है कि आपका सही आंसर क्या होगा। बताएं जल्दी से। राज रावत, सतीश कुमार, वेरी गुड मॉर्निंग। तो बेटा यहां पर क्या होगा तुम्हारा आंसर? तो हाल ही में आपको पता है कि अगर किसी भी देश के पास सेना है अपनी, तो उसमें कौन कौन सी सेना आती है आपकी? एक तो थल सेना आती है। क्या आती है? थल सेना। अब थल सेना क्या होती है? थल सेना क्या होती है? जो जमीन पर लड़ती है उसे थल सेना कहते हैं। उसके बाद एक आती है नौसेना। क्या आती है भैया? एक आती है नौसेना जो जल में लड़ाई करती है, उसे नौसेना कहते हैं। और एक आती है वायुसेना। वायुसेना जो हवा में लड़ाई करती है उसे कहते हैं वायुसेना, जो जल में लड़ाई करती है उसे नौसेना, और जो जमीन पर लड़ाई करती है उसे थल सेना कहते हैं। तो अगर किसी भी देश के सापेक्ष हमें कोई भी चीज याद करनी है तो उन तीनों सेनाओं के हमें प्रमुख याद होने चाहिए भैया। क्या याद होने चाहिए? हमें तीनों सेनाओं के प्रमुख याद होने चाहिए। अगर हम बात करें भारतीय सेना की, तो कौन कौन है यहां पर? अगर बात करें थल सेना की, तो थल सेना के अध्यक्ष हैं आपके मनोज पांडे। कौन है भैया? मनोज
पांडे। अब लेकिन आपको भी अपने आंसर करने हैं सभी को साथ के साथ। अगर बात करें वायुसेना, अगर वायुसेना की बात करें तो आर हरि कुमार, आर हरि कुमार वायुसेना के अध्यक्ष हैं। अगर हम नौसेना की बात करें तो दिनेश कुमार त्रिपाठी, दिनेश कुमार त्रिपाठी। तो ये तीनों थल सेनाओं के अध्यक्ष आपको ध्यान रखने हैं भैया। थल सेना अध्यक्ष कौन है? आप कहोगे भैया मनोज पांडे हैं। नौसेना अध्यक्ष कौन है? आप कहोगे भैया दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। आप कहोगे वायुसेना अध्यक्ष कौन है? तो आर हरि कुमार आपके भारत के वायुसेना अध्यक्ष हैं भैया। तो यहां पर आपको एक चीज पता चल गई होगी कि हमसे क्या पूछा गया है। हमसे पूछा है कि नौसेना प्रमुख, तो नौसेना प्रमुख किसे बनाया गया है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। तो क्या हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा कि दिनेश कुमार त्रिपाठी भारत के नए नौसेना अध्यक्ष बनाए गए हैं। ठीक है, और जिसने भी ऑप्शन नंबर बी बताया था वो एकदम सही हो जाएंगे भैया। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी बताया था वो एकदम सही हो जाएंगे। अब आप सभी को बताना है कि थल सेना दिवस, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। उसके बाद वायुसेना दिवस, और उसी के साथ आपको नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तीनों बताने हैं। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? थल सेना, वायुसेना और नौसेना। बताएं जल्दी से कब कब मनाए जाते हैं थल, वायु और नभ। ठीक है, बताएं जल्दी से। राज रावत, ईगो गरल, सोनू कुमार भक्ति, बिल्कुल सही आंसर है सभी का। राज रावत ऑप्शन नंबर बी, सोनू कुमार भक्ति। गुड मॉर्निंग बेटा। ठीक है, तो आप सभी को जल्दी से सही आंसर बताना है अपना। करें करेक्ट आंसर जल्दी से, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे। पता है किसी को? तो सबसे पहले हम थल सेना की बात करेंगे भैया। किसकी बात करेंगे? थल सेना की। तो ये मनाया जाता है आपका 15 जनवरी को, 15 जनवरी। थल सेना के बाद आपके सामने वायुसेना आती है, ये मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। और अंत में आता है आपका नौसेना दिवस, ये मनाया जाता है 4 दिसंबर को। ठीक है, कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। ठीक है, आपसे पूछे थल सेना दिवस कब मनाया जाता है तो आप कहोगे 15 जनवरी। उसके बाद वायुसेना तो 8 अक्टूबर, नौसेना दिवस पूछे तो 4 दिसंबर। ठीक है, सौरभ कुमार बिल्कुल सही आंसर है। महादेव की लाडली 8 अक्टूबर, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। चलें आगे, चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 2 पे भैया। आगे आता है, अच्छा क्वेश्चन है आपका। हाल ही में विश्व लीवर दिवस कब मनाया गया है भैया? क्या पूछा है आपसे? हाल ही में विश्व लीवर दिवस कब मनाया गया है? तो 21 अप्रैल है, 20 अप्रैल है, 19 अप्रैल है और 18 अप्रैल है। तो आपको बताना है यहां पर कि जो लीवर दिवस है वो कब मनाया जाता है। बताएं जल्दी से।
कब मनाया जाता है लीवर दिवस, बताएं जल्दी से एक बार सभी। तो बात की जा रही है हमसे यहाँ पर विश्व लीवर दिवस के बारे में भैया। किसके बारे में? विश्व लीवर दिवस के बारे में। तो दिवस में हमें बेसिकली आपकी दो चीज ध्यान रखनी पड़ती हैं भैया। पहली ध्यान रखनी है कि वह दिवस कब मनाया जाता है आपका, दूसरा ध्यान रखना है कि उसकी थीम क्या है। और इस दिवस के साथ मैं आपको पूरे जनवरी माह के दिन रिपीट कराने वाला हूं यहां पर। तो जल्दी से बताएं कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी ज्यादा आ रहे हैं, 19 अप्रैल। कब मनाया जाता है भैया? 19 अप्रैल को मनाया जाता है। 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया गया। ठीक है, आगे ध्यान रखना है कि जो 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया गया है, इसकी थीम क्या थी भैया? क्या ध्यान रखना है? इसकी थीम की क्या थी, इसका विषय क्या था? तो क्या था भैया इसका विषय? अपने लीवर को स्वस्थ तथा रोग मुक्त रखें। अपने लीवर को स्वस्थ तथा रोग मुक्त रखें। रोग मुक्त रखें। तो आपको किसी भी दिवस की थीम ध्यान रखनी है और ध्यान रखना है वह दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, चले आगे। 19 अप्रैल महादेव की लाडली, ईगो गर्ल, राज रावत, सोनू कुमार, भक्ति गेमिंग। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है। आगे चलेंगे। मैंने बताया था जनवरी में हमें कौन कौन से दिवस ध्यान रखने हैं, तो सभी हेडिंग डालेंगे जनवरी के दिवस। जनवरी के दिवस, तो सभी को आंसर भी करने हैं यहां पर। तो सबसे पहले आता है आपका 4 जनवरी, उसके बाद 9 जनवरी, 10 जनवरी, 12 जनवरी, 15 जनवरी, 16 जनवरी, 16 के बाद आता है आपका 23 जनवरी, 25 जनवरी, ठीक है, और आपका 29 जनवरी। बताएं जल्दी से, बताओ जल्दी से क्या क्या मनाया जाता है। तो अगर हम स्टार्टिंग करें तो स्टार्ट में हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है 4 जनवरी। 4 जनवरी को मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस। उसके बाद आगे चलें, 9 को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भैया मनाया जाता है 9 जनवरी को। 10 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस। उसके बाद 12 को आता है राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है। 15 को आता है थल सेना दिवस और 16 को आता है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। 23 को आता है राष्ट्रीय पराक्रम दिवस। ठीक है, और 25 को आता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। आगे चलें, आगे आपको 29 तारीख को बताना है क्या मनाया जाता है, ठीक है। चलें आगे। सोनू कुमार बिल्कुल सही आंसर है। महादेव की लाडली बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। पीडीएफ में बता के जाऊंगा लास्ट में कहां पर मिलती है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर।
क्वेश्चन है आपका, अप्रैल 2024 में डीआरडीओ ने किसके लिए स्पेस का उद्घाटन किया है भैया? तो यहाँ पर डीआरडीओ ने स्पेस का किसके लिए उद्घाटन किया है? इंडियन आर्मी है, इंडियन नेवी है, इंडियन एयर फोर्स है या इसरो 20? ठीक है, तो जल्दी से बताएं, इसरो ने जो स्पेस का उद्घाटन किया है वो किसके लिए किया है? बताएं जल्दी से। ठीक है, तो यहां पर हमें बात करनी है कि जो स्पेस का उद्घाटन किया है इसरो ने, सॉरी, जो स्पेस का उद्घाटन किया है वो किसने किया है? तो ये किया है भैया, उद्घाटन की बात करें, उद्घाटन की बात करें तो ये किया है समीर बी कामत ने। अब अगर हम बात करें कि कहां पर किया है स्पेस का उद्घाटन, तो ये किया है आपका केरल में। कहां पे किया है भैया? तो एक स्पेस का उद्घाटन किया है डीआरडीओ ने। अगर बात करें उद्घाटन किसने किया है, तो समीर बी कामत ने किया है। समीर बी कामत कौन है? ये डीआरडीओ के वर्तमान चेयरमैन हैं। कौन है भैया? डीआरडीओ के चेयरमैन, या कहें हम अध्यक्ष हैं आपके। अगर बात करें किसके लिए किया है, तो ये किया है भारतीय नौसेना के लिए, या कहें हम नेवी के लिए। ठीक है, तो यहां पर हमारा आंसर नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा कि डीआरडीओ ने एक स्पेस का उद्घाटन किया है। कहां पर किया है? केरला में किया है। समीर बी कामत ने इसका उद्घाटन किया है, जो कि डीआरडीओ के कौन है? चेयरमैन है। किसके लिए किया है? नौसेना के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डीआरडीओ, डीआरडीओ की फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या होती है भैया? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगर बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आप कहोगे भैया 1958 में। उसके बाद बात करें कि इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो आप कहोगे दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है भैया। कहां पर है? दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, और 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। चलें आगे, आगे चलेंगे। सौरभ कुमार, ऑप्शन नंबर डी। बेटा इसरो नहीं होगा इसका आंसर, ठीक है, डीआरडीओ है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। और किसके लिए किया है आपका? भारतीय नौसेना के लिए। आगे चलें, आगे आएगा क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा क्वेश्चन है आपका, पढ़ेंगे और आंसर करेंगे सभी। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, हाल ही में बिस्किट यात्रा, कौन सा भैया? बिस्किट यात्रा महोत्सव 2024 कहां पर आयोजित किया गया है भैया? बिस्किट यात्रा महोत्सव 2024 का आयोजन कहां पर किया गया है? श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और भैया आपका भूटान। तो आंसर करेंगे सभी जल्दी से कि कहां पर इसका आयोजन आपका किया गया है। चलें, तो यहां पर पूछा है हमसे कि बिस्किट यात्रा, बिस्किट यात्रा का आयोजन कहां पर किया गया है? तो एक जगह है आपकी भक्तपुर भैया, भक्तपुर जिला नेपाल में एक जगह पड़ती है, भक्तपुर जिला कहां पर है? नेपाल में है। भक्तपुर जिला नेपाल में है, और यहां पर इसका आयोजन किया गया है। आयोजन किया
गया है। ठीक है, और इसका आयोजन जो आपका किया जाता है वो अप्रैल माह में किया जाता है। जो अप्रैल माह का मिडल होता है उसे पार करते हुए ही इस बिस्किट यात्रा का आयोजन नेपाल के भक्तपुर में किया जाता है और इसे नेपाल का नया साल कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? नेपाल का नया साल कहा जाता है, नया साल कहा जाता है। ठीक है, अब ये था आपका बिस्किट यात्रा। और बिस्किट यात्रा से संबंधित और भी आपके कुछ त्योहार मनाए जाते हैं जो भी एक यात्रा करके होते हैं। जैसे आपका धानु यात्रा सुना होगा, मेदराम यात्रा सुना होगा और डोल यात्रा। तो क्या होता है? धानु यात्रा तो जल्दी से बताएं कहां मनाया जाता है? मेदराम यात्रा और डोल यात्रा। अगर धानु यात्रा की बात करें तो धानु यात्रा मनाया जाता है आपका, कहां मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका उड़ीसा में। यूडी का मतलब होता है उड़ीसा भैया। क्या होता है? यूडी का मतलब उड़ीसा होता है। आगे बात करें मेदराम यात्रा, भारत का कुंभ के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला है आपका मेदराम यात्रा। ये मनाया जाता है आपका तेलंगाना में। कहां पर मनाया जाता है भैया? तेलंगाना में। अगर बात करें हम डोल यात्रा, तो डोल यात्रा मनाया जाता है आपका वेस्ट बंगाल। कहां पर मनाया जाता है? वेस्ट बंगाल, या कहे हम कि पश्चिम बंगाल में आपका क्या मनाया जाता है भैया? डोल यात्रा त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्या बिस्किट यात्रा कहां पर मनाया जाता है भैया? तो ये मनाया जाता है आपका नेपाल में। ठीक है, चलें आगे। यहां तक सारी चीज क्लियर है ना? आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5। पढ़े क्वेश्चन जल्दी से और आंसर करेंगे सभी। हाल ही में अंतरिक्ष में पहली बार युद्ध अभ्यास मिशन विक्टस हेज की घोषणा किसने की है? तो आपने देखा होगा कि अगर जमीन पर कोई युद्ध अभ्यास किया जाता है तो एक सेना करती है उसे थल सेना। अगर आसमान में कोई युद्ध का अभ्यास किया जा रहा है तो उसे आपका वायु सेना अंजाम देती है। अगर जल में किसी युद्ध का अभ्यास किया जाता है तो वहां पर नौसेना आपकी काम करती है। लेकिन यह अभ्यास आपका कहां पर किया जाएगा? तो आप कहोगे भैया अंतरिक्ष में किया जाएगा। कहां पर किया जाएगा? अंतरिक्ष में। तो जब कोई अभ्यास अंतरिक्ष में किया जाएगा तो यहां पर जो फोर्स काम करेगी वो कौन सी होगी भैया? वो होगी स्पेस फोर्स। स्पेस फोर्स। ठीक है, तो ये घोषणा किसने की है कि स्पेस फोर्स आपकी कहां पर युद्ध अभ्यास करेगी? तो ये करेगी भैया अंतरिक्ष में। कहां पर करेगी? अंतरिक्ष में युद्ध अभ्यास करेगी। और इस युद्ध अभ्यास का जो नाम होगा वो होगा विक्टस हेज। क्या होगा भैया? विक्टस हेज इसका नाम होगा। और जो इसका आयोजन करने की घोषणा की है, जो इसका आयोजन करने की घोषणा की है वो की है आपके चौधरी ने। किसने की है? चौधरी ने की है। इसका मतलब है भैया यूएसए ने की है, अमेरिका ने इसकी घोषणा की है। तो किसके द्वारा किया जाएगा? यूएसए के द्वारा अंतरिक्ष में युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जाएगा जिसका नाम है भैया विक्टस हेज नाम से युद्ध अभ्यास किया जाएगा। और यहाँ पर जो फोर्स लड़ेगी उसे कहा जाएगा स्पेस फोर्स। ठीक है, अगर बात करें हम अमेरिका की तो ऑप्शन नंबर बी एकदम, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करें राजधानी तो आप कहोगे वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी इसकी राजधानी है।
उसके आगे चलेंगे, यहाँ के राष्ट्रपति कौन हैं? तो राष्ट्रपति हैं भैया जो बाइडेन। जो बाइडेन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अगर बात करें कि जो आपका यहाँ का सबसे बड़ा शहर है, सबसे बड़ा जो शहर है उसका नाम है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क आपका हडसन नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है? हडसन नदी के किनारे है आपका न्यूयॉर्क शहर। ठीक है, सोनू कुमार भक्ति गैमंग बिल्कुल सही। ठीक है, इंदु बिल्कुल सही आंसर है। राज रावत, नंदिनी दुबे वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है सभी का। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा क्वेश्चन है, सभी पढ़ेंगे और आंसर करेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि हाल ही में स्काई ट्रैक्स अवार्ड द्वारा किस हवाई अड्डे को विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा माना जाता है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि इस दुनिया का सबसे अच्छा, या कहें सबसे सर्वश्रेष्ठ, या कहें कि बेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है। तो सबसे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बताना है आपको। सबसे अच्छा हवाई अड्डा, तो कौन सा है बताएं जल्दी से आप। पता है किसी को? तो यहाँ पर एक एयरपोर्ट है। अगर अरब देशों में जाएंगे हम, तो अरब देशों में जितने भी देश मिलते हैं हमें, सारे देश खाड़ी देश होते हैं। यहाँ से अच्छे तादाद में तेल का उत्पादन किया जाता है। वहीं पर एक हवाई अड्डा है जिसका नाम है हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? तो आप कहोगे भैया दोहा। दोहा कहाँ की राजधानी है? तो कतर की राजधानी है दोहा। और जो दोहा का एयरपोर्ट है हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसे दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, ये था आपका पूरी दुनिया का। लेकिन अगर हम बात करें भारत के सापेक्ष में, तो दक्षिण भारत में, दक्षिण एशिया, तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा कि अगर दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ अवार्ड की बात करें जो कि एयरपोर्ट की श्रेणी में दिया गया है, तो वो दिया गया है हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर है आपका? दोहा। दोहा कहां की राजधानी है? तो दोहा भैया कतर की राजधानी है। ठीक है, इंदु बिल्कुल सही आंसर है। महादेव की लाडली, सौरभ कुमार, इंदु, गौतम, विनेश। ठीक है, आगे यहां पर एक अवार्ड और दिया गया है। एक भारत का एयरपोर्ट है जिसे कहा जाता है राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। और यह हवाई अड्डा कहां पर है ये आप सभी को बताना है भैया। कहां पर है ये आप सभी को बताना है। जब मैंने बहुत सारे एयरपोर्ट आपको नोट कराए थे तो ये चीजें मैंने आपको बताई थी। तो अगर बात करें कि राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को कौन सा अवार्ड दिया गया है भैया, तो इसे दिया गया है दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट, सबसे अच्छा हवाई अड्डा।
अवार्ड इसे दिया गया है। आप सभी बताएं कहां पर है ये, पता है किसी को? तो मैंने बताया था ये है भैया आपका हैदराबाद में। कहां पर है? हैदराबाद में है आपका राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, चलें आगे आगे और बता देंगे। राजीव गांधी हवाई अड्डा हो गया आपका। बी आर अम्बेडकर कहां पर है? बी आर अम्बेडकर हवाई अड्डा कहां पर है, बताएं जल्दी से। ठीक है, उसके बाद आपको बताना है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस, चौधरी चरण सिंह और लाल बहादुर शास्त्री। तो कहां पर है ये सभी हवाई अड्डे, आपको बताने हैं भारत के, जो आपके से भारत के सापेक्ष में ये चीजें पूछी गई हैं। चलें आगे। तो जैसे कि मैंने बताया था बी आर अम्बेडकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है भैया? तो ये है आपका कलकत्ता। ठीक है, जैसे कि बताया था सुभाष चंद्र बोस तो नागपुर, उसके बाद चौधरी चरण सिंह तो आप कहोगे भैया लखनऊ, लाल बहादुर शास्त्री वाराणसी। ठीक है, तो मैंने जब पहले भी क्लास कराई थी तो वहां भी ये चीजें आपको सारी की सारी चीजें मैंने नोट कराई थी। ठीक है, चलेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा क्वेश्चन है, सभी आंसर देंगे। तो यहां पर पूछा है आपसे कि हाल ही में भारत के सबसे उम्रदराज वायुसेना पायलट का निधन हो गया है, उनका नाम क्या था? तो आपसे पूछा गया है जो वायुसेना के सबसे उम्रदराज एक व्यक्ति थे जो वायुसेना में पायलट हुआ करते थे किसी जमाने में, उनका हाल ही में निधन हो गया है, जो कि विश्व के सबसे ज्यादा उम्रदराज व्यक्ति थे। तो बताएं जल्दी से इनका आंसर क्या होगा। तो एक व्यक्ति हैं हमारे सामने दिलीप सिंह। कौन है भैया? दिलीप सिंह। दिलीप सिंह मजीठिया। अब दिलीप सिंह मजीठिया कौन हैं? तो इनके बारे में सुनने मिलता है कि हाल ही में इनका 103 साल की उम्र में आपका निधन हो गया है भैया। क्या हो गया है? हाल ही में 103 साल की उम्र में इनका निधन हो गया है। ठीक है, अगर बात करें ये कौन थे, तो जो आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, दूसरा विश्व युद्ध हुआ था। दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? तो आपको बताना है कि दूसरा विश्व युद्ध 1939 से लेके 1945 तक चला था। और जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उसमें इन्होंने किसी क्षेत्र की कमान संभाली थी। तो आपने देखा होगा कि पहले जो बर्मा है भारत का हिस्सा हुआ करता था, जिसे वर्तमान में हम म्यांमार बोलते हैं। दोस्त क्या बोलते हैं? म्यांमार बोलते हैं। तो उस समय जो बर्मा था जिसकी राजधानी रंगून हुआ करती थी, फिर 1935 में भारत शासन अधिनियम आता है और उसके द्वारा जो आपका म्यांमार है वर्तमान का, जिसे पहले बर्मा कहा जाता था, उसे अलग कर दिया जाता है। तो उस समय का जो बर्मा था, बर्मा में इन्होंने क्या किया था? एयरफोर्स की या कहें वायुसेना की कमान संभाली थी। वायुसेना की कमान संभाली थी। ठीक है,
तो इन्होंने भारत का नेतृत्व किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, या कहें हम भैया दूसरे विश्व युद्ध में। ठीक है, तो हाल ही में इनका निधन हो गया है और ये वायुसेना के सबसे उम्रदराज पायलट थे, जिनका नाम क्या था? दिलीप सिंह मजीठिया। दिलीप सिंह मजीठिया भैया इनका नाम था, जिनका हाल ही में आपका निधन हो गया है। ठीक है, चले आगे, चलें आगे। बेटा बच्चे कैसे कम होते जा रहे हैं, इंटरेस्ट नहीं आ रहा क्लास में? जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ए दिया था उनका बिल्कुल सही है। राज रावत उस बच्चे हैं जो लास्ट से लेके अंत तक बिल्कुल डटे रहते हैं। और आपने देखा होगा कि होता क्या है क्लासों में, कि मान लो कोई क्लास है, ये क्लास यहाँ से स्टार्ट होगी, तो स्टार्टिंग में एकदम ऐसे बच्चे बढ़ेंगे और जैसे ही चलना स्टार्ट करेगी तो धीरे 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 ये यहाँ पर आ जाएंगे। और इसमें होता क्या है कि जो बच्चे यहाँ से स्टार्ट करते हैं, और यहाँ तक अंत तक बने रहते हैं, चाहे वो 10 हों, 15 हों या फिर 20 हों, तो जो शुरू से लेके अंत तक लगे रहते हैं, अपनी परिस्थितियों को कभी कोसते नहीं हैं, कभी किसी चीज़ में हार नहीं मानते, और यहाँ पर आके वही बच्चे क्या करते हैं? सिलेक्शन ले जाते हैं। ठीक है, क्या ले जाते हैं? सिलेक्शन ले जाते हैं। और कंटिन्यूटी ये हर किसी के बस की बात नहीं होती, हर किसी में दम नहीं होता लगातार बैठकर पढ़ने का। ठीक है, और जो लगातार बैठकर कर ले जाता है उसका सिलेक्शन हो जाता है, ये बात बिल्कुल सत्य है। ठीक है, तो भैया जिसको नौकरी लेनी है वो पढ़ेगा, जिसको नहीं पढ़ना, ऐसे टाइम वेस्ट करना है, वो कुछ भी करे। ठीक है, चलें क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 को सभी पढ़ेंगे और आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए प्रमुख कौन बने हैं भैया? तो इनका नाम है नमित प्रभात, नीना सिंह, अनीश दवान सिंह और राहुल रासग्रोत्रा। तो बताएं जल्दी से आंसर क्या होगा सभी? ठीक है, तो बताएं जल्दी से आंसर क्या होगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, तो इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ठीक है, अगर बात करें इसकी स्थापना की भैया, तो इसकी स्थापना होती है 1984 में। कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1984 में। हमारे भारत में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, जैसे आपने देखा होगा अक्षरधाम मंदिर पर आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया था। उसके बाद कहें तो 1984 में ही भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद इस फोर्स का गठन किया जाता है भैया। क्या किया जाता है? इस फोर्स का आपका गठन किया जाता है, और जो गठन किया जाता है वो 1984 में किया जाता है। और यह तुम्हारे जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, इन्हें आपका ब्लैक कैट भी कहा जाता है। ब्लैक कैट कमांडो भी कहा जाता है। और इनने एक ऑपरेशन चलाया था, तो ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार के लिए फेमस है आपके ब्लैक कैट कमांडो। लेकिन बात करें कि इसका जो हाल ही में नए प्रमुख बनाए गए हैं, वो कौन बनाए गए हैं? बताएं जल्दी से आंसर। ऑप्शन नंबर ए आ रहा है किसी का, ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। तो इसके नए बने हैं भैया नलिन प्रभात। कौन बने हैं? नलिन प्रभात। नलिन प्रभात इसके नए प्रमुख बने हैं।
और जो नामिन प्रभात हैं ये किसका 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 स्थान लेंगे भैया? तो दलजीत सिंह चौधरी का। किसका स्थान लेंगे? तो दलजीत सिंह का स्थान लेंगे। तो नामिन प्रभात इसके नए अध्यक्ष आपके बनाए गए हैं। तो आप जल्दी से ये बताएंगे कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, यहां पर आपके सामने 2-3 क्वेश्चन हैं। प्रथम महिला प्रधानमंत्री बतानी है भारत की, प्रथम महिला राष्ट्रपति बतानी है आपको, प्रथम महिला मुख्यमंत्री बतानी है और प्रथम महिला राज्यपाल बतानी है। तो जल्दी से बताएं कौन थी अपने क्षेत्र की प्रथम महिला राज्यपाल, सारी चीजें आपको बतानी हैं। अगर पता हो किसी को तो जल्दी से बताएं क्या होगा इसका आंसर। पीएम इंदिरा गांधी, राज रावत, बिल्कुल सही है। पीएम इंदिरा गांधी, इंदु सिंह। और बताएं जल्दी से। तो जैसे कि पता है भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो ये थी आपकी भैया इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। प्रथम महिला राष्ट्रपति की बात करें तो ये थी आपकी प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल। अगर बात करें प्रथम महिला मुख्यमंत्री की तो ये थी आपकी सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी। और बात करें हम प्रथम महिला राज्यपाल की तो सरोजनी नायडू। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है भैया, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। चलें आगे। बिल्कुल सही आंसर है राज रावत। सरिता कुमारी, इंदिरा गांधी, बिल्कुल सही आंसर है। सीएम सुचेता कृपलानी, बिल्कुल सही आंसर है सभी का। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किसे हॉकी इंडिया ने आशुता लाकड़ा पुरस्कार से सम्मानित किया है भैया? तो क्या पूछा गया है? आशुता लाकड़ा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो बताएं जल्दी से। तो ये अवार्ड आपका जो उभरते हुए खिलाड़ी होते हैं जिन्हें हम अमेजिंग प्लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? अमेजिंग प्लेयर ऑफ द ईयर बोलते हैं, या हिंदी में कहें उभरता खिलाड़ी, उभरता हुआ खिलाड़ी। इन्हें यह पुरस्कार दिया जाता है और 2023 के लिए, ठीक है, 2023 के लिए क्यों दिया जाता है कि 2023 में किसी ने अच्छे काम किए होंगे या अच्छा खेला होगा तो उसे यह पुरस्कार 24 में दिया जाएगा। अब 24 में ये मत सोचना कि 24 के लिए दिया जाएगा, बेटा 24 तो खत्म ही नहीं हुई है तुम्हारी, 24 के लिए कहां से दे दिया जाएगा? तो जो लास्ट वाला ईयर होता है ना हमारा,
कोई भी पुरस्कार हो उस साल के लिए दिया जाता है, इसीलिए इन्हें 2023 के लिए दिया गया है। और किसे दिया गया है तो आप कहोगे भैया दीपिका सोरेंग। दीपिका सोरेंग, ठीक है। तो दीपिका सोरेंग को यह पुरस्कार आपका दिया गया है भैया। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, दीपिका सोरेंग। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। दीपिका सोरेंग, नंदिनी दुबे, सरोजिनी नायडू, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा क्वेश्चन है, सभी पढ़ेंगे और आंसर भी करेंगे। क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है भैया, तो 22 अप्रैल है, 21 अप्रैल है, 20 है और 19 अप्रैल है। नेशनल सिविल सर्विस डे तो कब मनाया जाता है बताएं सभी जल्दी से, सभी को पता होगा। करें जल्दी से आंसर अपना। तो आपने देखा होगा कि जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हो जाता है तो उसके बाद जो भारत के प्रथम गृह मंत्री थे, भारत के प्रथम होम मिनिस्टर थे, तो उनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या नाम था भैया? सरदार वल्लभ भाई पटेल उनका नाम था। तो उन्होंने कहा था सिविल सर्विस के बारे में, क्या कहा था कि यह भारत के लौह स्तंभ की तरह कार्य करते हैं भैया। किसकी तरह कार्य करते हैं? भारत के लौह स्तंभ की तरह कार्य करते हैं। आपने देखा होगा विधायक होते हैं, मंत्री होते हैं, वो बिल्कुल अनपढ़ होते हैं। उन्हें क्या होता है? उन्हें जनता का सहारा होता है, उन्हें जनता निर्वाचित कर देती है और वो आ जाते हैं 5 साल तक अपने मजे लेते हैं, उन्हें कुछ भी मतलब नहीं होता है। लेकिन जो एक डिस्ट्रिक्ट की अच्छी मजबूत स्तंभ होता है उसे कहा जाता है आपका सिविल सेवा का अधिकारी, जिन्हें IAS, IPS और IFS कहा जाता है। ठीक है, तो कब मनाया जाता है बताएं जल्दी से। तो कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है भैया 21 अप्रैल को। 21 अप्रैल को मनाया जाता है पहली बार, फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम कब मनाया गया था? तो आप कहोगे भैया 2006 में मनाया गया था। भारत के प्रथम गृह मंत्री यानी फर्स्ट होम मिनिस्टर कौन थे? तो ये थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने क्या कहा था इसे? जो सिविल सेवा के अधिकारी होते हैं इन्हें कहा था भैया स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। फ्रेम ऑफ इंडिया, भारत का लौह स्तंभ। और इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। लौह पुरुष कहा जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, तो कब मनाया जाता है भैया? ये मनाया जाता है 21 अप्रैल को। अब कोई दिवस मनाया जाता है तो उसकी कोई ना कोई थीम होती है, कोई ना कोई विषय होता है। क्या होता है? कोई ना कोई थीम होती है, कोई ना कोई विषय होता है।
तो इसकी थीम है भैया नागरिकों को सशक्त बनाना, सशक्त बनाना तथा शासित बनाना। ठीक है, तो ये आपकी 2024 की इसकी थीम रही है। खुशबू बेटा इतनी लेट कहाँ से आज? आज तो तुम सबसे लास्ट में ही आई हो, ये देख लो एक तरह से, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 तुम्हारे सामने आ चुका है और डेली इस क्लास में क्वेश्चन 10 कराए जाते हैं, उसके साथ उसका सॉल्यूशन कराया जाता है और यहाँ भी तुम्हारे स्टैटिक जीके का पोर्शन आता है, वो आपका कंप्लीट कराया जाता है। ठीक है, तो बताएं जल्दी से, क्लास समझ में आई या नहीं? क्लास समझ में आई या नहीं? तो जैसे कि पता है आज हमारे टोटल 10 क्वेश्चन थे। कितने थे? टोटल 10 क्वेश्चन थे जो कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन कल 10 की जगह 20 क्वेश्चन होंगे, क्योंकि लास्ट में जो भी हमारी करंट अफेयर छूट गई है उसको मैं कल कंप्लीट कराने वाला हूं और 10 की जगह हमारे जो टॉप 20 क्वेश्चन होंगे उनमें आपकी पिछले 2 दिन की करंट अफेयर भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो मिलेंगे कल नेक्स्ट क्लास में। और बेटा इसमें जो स्टूडेंट हैं, मतलब 10 से 15 बच्चे ऐसे हैं जो डेली क्लास करते हैं और कंटिन्यू क्लास में रहते हैं, लेकिन कुछ बच्चे क्या आते हैं खाली चेक करने आते हैं, चले जाते हैं और उनका कुछ नहीं होता। जो डेली ये 10 से 15 बच्चे हैं जो लगातार क्लास में रहेंगे उनका कुछ ना कुछ हो जाता है और वो अंत में सिलेक्शन आपके ले जाते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, सभी अपना ध्यान रखेंगे। वंदे मातरम, जय हिंद।